हमारे वेद भैया जो हैं वेद प्रकाश वेद अलग ही किस्म है इनकी। मतलब जैसे होता है ना कि एकदम अलग रंग, अलग पूरी दुनिया में एक अलग ही जो हास्य कवि की दो तीन चार लाइनें खींची जा सकती हैं, उनमें से एक इनके नाम पर है। क्या क्या लिख सकते हैं साहब। एक मिलावट पर इनकी कविता है, बड़ी मशहूर है, वो कभी और सुनिएगा। एक दुनिया भर की में मतलब अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और सही बात यह है कि तजर्बे से घबराते नहीं हैं। और जब नहीं घबराता है जो आदमी, वो अलग अपनी जो है दिशा बना लेता है, रास्ता बना लेता है। वही हैं हमारे वेद प्रकाश वेद, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने हास्य व्यंग से एक अपना अलग रास्ता बनाया, और हर जगह पूरी दुनिया में अपने उस हवाले से जाने गए। वेद प्रकाश वेद साहब, आप सुनेंगे, महसूस करेंगे कि वो किस तरह के कवि हैं। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें तो हमेशा अच्छा लगता रहता है जब हम उनसे सुनते हैं। तो आइए हम उनसे गुजारिश करूं, उनसे रिक्वेस्ट करूं कि वेद जी आएँ और अपनी कविताओं से क्या कहें, कविता ही कहें, जितना वक्त हो चुका है, हमें नवाजें। वेद प्रकाश वेद साहब। आप सभी को नमन। और माइक वाले से मेरा अनुरोध कि इसका इको बंद कर दें बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मुझे गाने वाने का कोई काम नहीं है और ना मेरा इकोनॉमिक से कोई संबंध है। अभी तो नीलोत्पल भाई ने बहुत बढ़िया सुनाया, बिहार के पुलों की बात कर रहे थे। वो एक आदमी स्कूटर लेके पहुंच गया, सामने पुल गायब था, वापस लौटने लगा, दूसरा बोला रुक जाओ, दूसरा बह के आ रहा होगा। तालियां वाली एक बार आप भैया ने मेरे लिए भी। आवाज आपको ठीक आ रही है? नहीं को तो नहीं आ रही ना? हाँ, तो ये ठीक है। मैं तो बधाई देता हूँ रंजीत भाई को, इतना शानदार ये कार्यक्रम करते हैं। वरना हास्य के नाम पे, लाफ्टर के नाम पे आजकल क्या क्या नहीं होता। वो 1.5 घंटे तक का शो करते हैं और 1.5 घंटे तक बाथरूम में घुसे रहते हैं, वहाँ से हाथ फैलाते हैं। बारीक बात कर रहा हूँ रंजीत भाई, आप जैसे लोग चुनते हैं अपने कार्यक्रम के लिए कि लोग कॉमेडियन को सुनने जाते हैं और कमोडियन को सुन के आते हैं। ये स्थिति है, मुझे भी समय का ध्यान रखना है। राजनीतिक टिप्पणियां मैं नहीं करूंगा, क्योंकि किसी दल से हम कवियों को कोई मतलब होता नहीं है और राजनीति का कोई चरित्र नहीं है। आपको बताने के लिए पहले सुनाता हूं, देखिएगा कि पहले इसके साथ पीडीपी, बाद में इसके साथ पीडीपी, पहले इसके साथ टीडीपी, बाद में इसके साथ टीडीपी, क्या रखा है चिंतन में बैठ के बेटा बीडीपी। हाँ, तो राजनीति की मैं लंबी लंबी बातें करता नहीं। अभी मुझे तो लखनऊ के स्वर की पता चली यहाँ पर। वो जब योगी जी उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आते ही बड़े बड़े परिवर्तन कर दिए, बूचड़ खाने बंद कर दिए, एंटी रोमियो स्क्वाड चला दी। तब मैंने एक बारीक बात कही, आनंद लीजिएगा आप। मैंने कहा योगी जी के लखनऊ में आने के बाद चिकन के नाम पर बस कुर्ते ही कुर्ते रह गए। वो एक आदमी पहुंच गया रेस्टोरेंट में, बोला चिकन में क्या, कई दिन से कुछ बना नहीं। मैनेजर झल्लाया हुआ, कहने लगा कुर्ते हैं, लाऊं, खाएगा? उसने कहा जी मेरा मतलब है आप मुर्गे नहीं बनाते। मैनेजर बोला मुर्गे आजकल यहाँ रेस्टोरेंट में नहीं, वो लड़कियों के स्कूल के बाहर और पार्कों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड वाले बनाते हैं। दिल्ली में खड़ा हूँ मित्रों, और दिल्ली में इतनी बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, प्रदूषण से, पर्यावरण से जो आजकल हाल है, खासकर इस अक्टूबर नवंबर के महीने में हो जाता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है इसको बचाने के लिए। क्योंकि हम हास्य कवियों के बाद बड़ा संकट है। घर में घरवाली इतनी फरमाइश करती है कि घर में तो हमें फरमाइशों के कारण घराली नहीं रुकने देती, और बाहर निकलो तो पराली नहीं रुकने देती। मेरे तो एक दोस्त ने प्रदूषण से लड़ने के लिए बड़ी अच्छी सलाह दी। उसने कहा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और हर पेड़ के आगे लिखवा देना चाहिए कि हमको पेड़ों से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम पेड़ों के पीछे करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे अभियान चले, माँ के नाम पर पेड़ लगाओ, बड़ी अच्छी बात है, एक नहीं 10 लगाओ। पर घरवाली का क्या कसूर है? उसके नाम पर पेड़ नहीं तो कम से कम हरा धनिया ही लगा लो, कुछ तो हरियाली बनी रहे। मैं तो पहले दिल्ली में ही रहता था, आजकल नोएडा में उत्तर प्रदेश में रहने लगा।
दिवाली गई है अभी, बहुत महंगी पड़ती थी मुझे। हर दिवाली पे मेरे 100-150 रुपए के पटाखे खर्च हो जाते थे। हाँ, उत्तर प्रदेश में तो आपको रिवॉल्वर का भी मजा लेना हो तो मुंह से ठाए ठाए कर लो। अठन्नी का खर्चा नहीं। मैं आ रहा था दिल्ली में एक कार्यक्रम में, एक जगह मुझे पुलिस कैश पोस्ट पर रोक लिया। हाँ भाई, वो चेक नहीं लेते थे इसलिए चेक पोस्ट नहीं कह रहा। हाँ। अच्छा, रोक के मेरा नाम पूछ लिया। मैंने कहा वेद प्रकाश। गाड़ी के कागज मांग लिए। कागज उन दिनों मेरे पास थे नहीं, घर में मिसप्लेस हो गए थे कहीं। मन का कागज पता नहीं कहाँ खो गए हैं, नहीं मेरे पास, मिले नहीं मुझे। तो ये जो टीवी की डिबेट आती है आजकल, इसने लोगों का इतना दिमाग खराब कर दिया और इतने समझदार भी कर दिए। तो पुलिस वाला मुझसे बोला, फिर एक बार संबित पात्रा को फोन कर लो, जो कागज कहीं नहीं मिलते उनके पास मिल जाते हैं। वो तभी एक औरत आई वहां पे, बोले जी मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, मेरे पति कल शाम से घर नहीं आए। पुलिस वाले ने कहा क्या नाम है उनका? कहने लगी कल जब घर से गए थे ना, तब तक तो बदरुद्दीन था, पर ये उत्तर प्रदेश है, हो सकता है आज रामदीन हो गया हो। सच में टीवी डिबेट का ये हाल है। हम गरीबी से और अशिक्षा से इतने नहीं मरे हुए जितने डिबेट के कारण पिछड़ गए। आपस में नफरत बढ़ गई है हमें। वो एक यूरोप का कुत्ता इंडिया आया। हाँ, जैसे वो चीतों का स्वागत किया गया था ना जोरदार, ऐसे उसका स्वागत हुआ मीडिया में। होटल पहुंचने से पहले टीवी वाले पकड़ के ले गए, डिबेट में बिठा दिया। 3 दिन के लिए आया था। आधे घंटे बाद उसके बोलने का नंबर आया। बोले जी आप 3 दिन के लिए इंडिया आए, क्या कहना चाहेंगे इस दौरे के लिए? बोले नहीं, अब मैं जीवन भर यहीं रहूंगा। कहने लगा आप तो यूरोप से आए, इतना विकसित देश, एक से एक सुविधाएं, इंडिया में क्या है, यहाँ क्यों रहोगे? बोले वहां भौंकने की इतनी छूट नहीं है। तो लीजिए, समय का ध्यान रखते हुए एक कविता मैं आपको सुना देता हूं। अभी रावण दिल्ली आया दशहरा पर। हंसने की बात नहीं है, कसम इंडिया टीवी की, एकदम सच बात है। तो उसका क्या हाल हुआ, वो किस संगत में फंस गया, क्योंकि कई बार आदमी गलत संगत में भी फंस जाता है। वो मुझे ध्यान है, एक आदमी बहुत ज्यादा पीकर गिरता पड़ता हुआ घर पहुंचा। अगले दिन पत्नी ने पूछ लिया कल कहां से इतनी पीकर आया था? बोला कुछ नहीं, कल मैं गलत संगत में फंस गया। पत्नी ने कहा किनके साथ बैठ लिया? बोला हम 4 दोस्त थे, 1 बोतल थी, 3 पीते नहीं थे। तो आदमी ऐसी संगत में भी फंस जाता है। वो पीने वालों से मुझे एक बात और याद आ गई। वो 4 पियक्कड़ एक मुर्दे को कब्रिस्तान में ले जा रहे थे, तो एक का पांव एक कब्र के ऊपर पड़ गया, दूसरे ने टोक दिया। बोला अरे देख के चल, नीचे मुर्दा है। पहले वाला बोला ऊपर भी हमने कौन सा वर्ल्ड कप उठा रखा है। ये स्थिति होती है जी। मैं तो एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, एक बच्चों का चैनल आता है पोगो, देखा है ना आपने? वो उसको भी पीओ और जियो पढ़ता था। एक पार्टी में चला गया, काउंटर लगा हुआ था बार का। एक बार गया, 2 बार गया, 6ठी बार गया तो काउंटर वाला ही बोल पड़ा ये बार है, बार बार नहीं है। साहब आप कितना ही अच्छा काम कर लो, आपके मुकद्दर में बुराई मिलनी होगी तो मिल जाएगी, बच नहीं सकते आप। मोदी जी ने शानदार काम किया। हमारे हाईवे पे जितने ठेके थे बंद करा दिए, एक्सीडेंट होते थे, तारीफ होनी चाहिए थी, पर बच नहीं सके बुराई से। मैं मुकद्दर में बुराई थी। एक लुगाई बैठे बैठे मोदी जी को कोस रही थी, बारीक बात कर रहा हूँ, पकड़ लेंगे, आनंद आ जाएगा, झूम उठेंगे, अपनी तालियों से बताना। एक लुगाई बैठे बैठे मोदी जी को कोस रही थी, अरे मोदी तूने ये क्या कर दिया, अरे मोदी तूने ये क्या कर दिया। पहले अच्छा खासा बाहर सड़क पर ही पड़ा मिल जाता था।
वो दो दोस्त आ रहे थे हाईवे से, बहुत बढ़िया मौसम, गाड़ी का भी मौसम बहुत बढ़िया। एक बोला यार ऐसे में दो दो घूंट लग जाए तो मज़ा आ जाए। दूसरे का ये हाईवे, यहाँ कहाँ दुकानें, अब कौन अंदर जाएगा 500 मीटर 1000 मीटर, फिर कौन बाहर आएगा, घर चलते हैं, बढ़िया मौसम बना हुआ है। तो पीने वालों की अपनी बात होती है, अपने बहाने होते हैं। तो पहले वाला बोला यार एक बार अंदर जाना ही तो है, फिर तो वहीं से हाईवे शुरू। तो लीजिए रावण की दिल्ली यात्रा। लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे हैं। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया। अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन आनंद फानन में सीधा दिल्ली आ गए। अपने से भी बड़े महारथियों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन आनंद फानन में सीधा दिल्ली आ गया। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी, ओला करने के पैसे भी नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। निराश मायूस लंकेश, चेहरे पे उदासी, मन में क्लेश लिए वो मुझसे टकराया। बोला भाई साहब आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं, आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। वो तो भला हो मंदोदरी का 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था, वरना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। मुझे क्या पता था सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरफ जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा इन 100 रुपए में मैं भला क्या खाना खाऊंगा। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। और अगली पंक्तियां आप तक पहुंचे तो पूरे सदन का मुझे भरपूर तालियों से समर्थन चाहिए। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। वो त्रेता होगा जहां राम को सताने पर मातम पुरसी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहाँ राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपए में बहुत बड़ी थाली मिल जाएगी, तेरी तबीयत खिल जाएगी। जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू खा कर आ। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। मैंने कहा क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला उतार नहीं लिए, ढाबे वाले ने उतरवा लिए। मैंने कहा तुम्हारे पास तो 100 रुपए का नोट था। सुनते ही रावण रुआंसा हो गया, पर किसी तरह अपने आंसू रोक लिए। कहने लगा मैं क्या करता, अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। पर अब मुझे कोई गिला नहीं है, अब मैं यही सोचकर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो गए होते तो मेरा क्या हाल होता, तो मेरा क्या हाल होता।